हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यू भी बेस्ड आते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं बताता हूँ बेटा, इसमें 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसमें यही सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। आइए पढ़ते हैं बेटा। पहला सेक्टर पढ़ने से पहले बेटा हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जब हम कोई पैसा कमाते हैं, तो पैसे के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो ये, जैसे बेटा ध्यान रखना, इसमें लीगल एक्टिविटी की बात होगी। तो जैसे एक किसान है, खेती कर रहा है। अब खेती करके वो क्या करेगा बेटा, पैसा कमाएगा। तो जो पैसा कमा रहा है खेती करने से, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहां किसी हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी काम करते हैं लीगल रूप से, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है बेटा। जैसे अगर हम बात करें, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच के पैसा कमा रहा है, मजदूर मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं। ऐसे ही फिशिंग, मतलब कुछ किसान क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। ऐसे ही बेटा टेलर है, पानी पूरी वाला बेचने वाला है। और ये बिग्स फार्मिंग है और साड़ी सेलिंग है। इसके अलावा जरूरी नहीं बेटा यही एक्टिविटी हो। बेटा हर वो एक्टिविटी एक्टिविटी मतलब वो काम मतलब जिससे हम पैसा कमा रहे हैं। और काम बेटा वो होना चाहिए जो लीगल है। ठीक है। तो कोई भी काम जब हम काम करके पैसा कमा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कराई जाएगी। ठीक है। दोज एक्टिविटी बेटा डेफिनेशन बोलते हैं। दोज एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब काम बेटा, एक्टिविटी से होता है कार्य, काम, विच ऑफ परफॉर्म टू जनरेट इनकम। क्या कर रहे हैं बेटा, काम करके हम क्या कर रहे हैं, जनरेट इनकम, इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बेटा। अब इकोनॉमिक का मीनिंग बेटा ये, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। देश के लिए जो हम कोई काम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, देश का भला हो रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटा हमें ये तो पता लग गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है बेटा। अब आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। बेटा आपने देखा होगा, अगर हम बात करें एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो ये 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की कैसे होती है सर, में नहीं आया। अब हमने बेटा इसको क्लासिफाइड कर दिया, मतलब सब डिवाइड। जैसे हम बात करते हैं नेचर के बेसिस पर, तो नेचर के बेसिस पर बेटा कितनी एक्टिविटी होती है, 3 तरह की होती है, क्योंकि तीनों से हम पैसा कमाते हैं। पहला सेक्टर अगर हम बात करें नेचर के बेसिस पे, तो बेटा 3 कौन कौन सी होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहां बेटा हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट को, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं मशीन के थ्रू। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब बेटा अगर हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी को, इन दोनों को हेल्प के लिए एक सेक्टर बना है जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। ठीक है बेटा। टर्सरी सेक्टर एग्जांपल लेता हूं बेटा, सर्विस सेक्टर ही बोलते हैं इसे, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस या टीचिंग, लॉयर। दूसरा बात करते हैं बेटा हम एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर। अब एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे भी बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 तरह की होती है। एक होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां हमें एक रेगुलर पेमेंट, पेंशन, ग्रेचुटी और सेफ सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब एक ऐसा सेफ्टी सेक्टर बोल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेटा, ऐसा सेक्टर जिसमें हमें ना तो रेगुलर पेमेंट मिलता है, ना ग्रेचुटी मिलती है, ना पेंशन मिलती है, ना ही हमारी सेफ्टी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो नेक्स्ट है, अगर हम बात करें बेटा ओनरशिप बेसिस पे, तो ओनरशिप बेसिस पे बेटा 2 तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर और एक कौन सा होता है, पब्लिक सेक्टर। बेटा पब्लिक सेक्टर को तो आप जानते होंगे, जैसे जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, जिसमें हमें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ,
आपकी जॉब लग गई सरकारी, तो आप जब से जॉब लगी और जब तक आप सरकारी जॉब में रहोगे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 65 ईयर्स तक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इतने साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई छुट्टी पड़ती है तो भी पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ठीक है, जॉब खतरे में नहीं है क्योंकि जॉब फ्यूचर तक चलेगी। तो ऐसा सेक्टर जहां सरकार हमें पेमेंट करती है उसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हॉस्पिटल हो गए बेटा, तो वो सेक्टर जो गवर्नमेंट का पर्पस नहीं होता प्रॉफिट कमाना, उस सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या मतलब क्या होता है, ऐसा सेक्टर जिसमें मेन पर्पस होता है प्रॉफिट जनरेट करना, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। आइए बेटा से वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है बेटा हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर को दूसरा नाम किस नाम से बोलते हैं बेटा, किस नाम से बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर या नेचुरल सेक्टर बोल सकते हैं आप इसको। तो जैसा आप देखते हैं बेटा, एग्रीकल्चर खेती हो रही है, माइनिंग हो रही है, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, तो बेटा ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चाहे वो हम एक्सट्रैक्ट, बेटा माइनिंग क्या होती है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब कहाँ से आते हैं, ये बनाए नहीं जाते बेटा, ये सब आता है जमीन के नीचे से। तो एक नॉर्मल सी बात है, ये चीज कहाँ से रिलेटेड हो गई, नेचर से रिलेटेड हो गई। इस वजह से इस सेक्टर को भी क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। दूध निकालते हैं गाय से, तो ये दूध का सारा बेटा गाय के अंदर, वो भी नेचर से आ रहा है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। तो बेटा प्राइमरी सेक्टर एक नॉर्मल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक सेक्टर के लिए, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जैसे बोलते हैं, या कोई भी चीज यूज करें आज के टाइम में, जैसे लकड़ी यूज कर रहे हैं घरों में बेड के लिए, विंडो के लिए, या लोहा का यूज कर रहे हैं बेटा हम बेंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज हम घर में यूज करते हैं, हम इंडस्ट्री में कहने कैसे, वो चीज कहाँ से आती है बेटा, नेचर से आती है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। एग्जाम बेटा इसका एग्जाम्पल देखिए आप इसका, जैसे बेटा कॉटन है, अब बेटा शर्ट तो तभी बनेगी जब कॉटन आएगी हमारे पास, अब कॉटन नहीं उगाएंगे तो शर्ट बनेगी नहीं, ठीक है। तो बेटा कहीं ना कहीं हम किसको पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर को पर डिपेंड है। आइए बेटा पढ़ते हैं इसे डिटेल में थोड़ा। व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, बेटा कुछ भी चीज हम बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। रिसोर्स इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जब हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, उससे जो बनने चीजें निकलेंगी, तो वो सेक्टर हमारा कौन सा कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है बेटा। अब बेटा देखते हैं इसे थोड़ा सा और। इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है बेटा हमें, बेस, बेटा बेस मतलब बेसिक चीज प्रोवाइड करता है ये। अब बेटा जो भी हमारे पास नेचुरल से आ रही है वो हम एकदम कंज्यूम नहीं करते, वो क्या होता है, बेस होता है एक प्रोडक्ट का। दूसरा, अब इस सेक्टर को बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं या उससे रिलेटेड, ये तो मैंने आपको बेटा बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। बेटा मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां हम क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट या गुड्स में। तो जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में, तो बेटा वो हमारा कहलाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बेटा हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं बेटा, जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, मशीनरी का, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, हम मशीन का यूज करते हैं। जैसे कॉटन है, तो कॉटन से हमने क्या बनाई, शर्ट बनाई। अब बेटा डायरेक्ट तो शर्ट बनने की नहीं कॉटन से, तो हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, कॉटन से धागा बनाते हैं, जैसे बोलते हैं थ्रेड, और थ्रेड से क्या बन जाती है, शर्ट बन जाती है। ऐसे ही शुगर केन है बेटा, शुगर केन क्या होता है, गन्ना। अब गन्ने से तो डायरेक्ट चीनी बनने की नहीं, तो हम क्या यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं, ठीक। अब ऐसे सैनिटाइजर भी बनाते हैं बेटा शुगर केन से, तो बहुत सारी चीज बनती है शुगर केन से। तो बेटा हम कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करने के लिए किस चीज का यूज कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं। इस वजह से बेटा इसे हम क्या यूज, क्या और सेक्टर भी बोलते हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार है, कार किससे बनी है, मशीन से बनी है, रोबोट से बनी है। ऐसे बेटा पेपर है, पेपर किससे बनना है, मशीन का यूज करके तब जाके पेपर बनना है बेटा समझ में आपको ये। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। व्हेन
बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है बेटा इसमें, वो सारी एक्टिविटी जो हमें क्या कर देती है बेटा, चेंज देती है प्रोडक्ट को एक नए फॉर्म में, मतलब कच्चे माल को एक नए फॉर्म में बना देती है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, बेटा किसके थ्रू होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। है बेटा सर में और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं ये लिए, जैसे आटा है तो बेटा सॉरी गेहूं है, तो गेहूं से हम बेटा मशीन में क्या होता है, आटा बनता है मशीन से, फिर मशीन के थ्रू आटे से क्या बन जाते हैं, बिस्किट बन जाते हैं, ब्रेड बन जाती है, रोटी बन जाती है। तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर क्या होता है, तो बेटा टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। कौन सा सेक्टर कहते हैं बेटा, सर्विस सेक्टर। अब बेटा आपने देखा होगा जो भी प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, टर्सरी सेक्टर के ऊपर। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी कारखाने में, फैक्ट्री के अंदर ये समझ लीजिए बेटा 10 क्विंटल गेहूं बनाया। अब वो क्विंटल जो गेहूं बनाया, मतलब गेहूं से आटा बनाया, सॉरी बेटा गेहूं आया, गेहूं से आटा बनाया 10 क्विंटल। अब वो बेटा ऐसा तो नहीं है जो फैक्ट्री का मालिक है वो हर मोहल्ले में जाकर खुद ही बेचेगा, वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, अलग अलग बेचेगा, ट्रांसपोर्ट में भर के, मतलब गाड़ी में भर के अलग अलग जगह सप्लाई करेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं शहर भी, बात करें तो हम किस चीज का यूज करें बेटा, ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। जैसे बेटा हम मान लीजिए हमें मेरठ से दिल्ली जाना है, तो पैदल चल के तो जा नहीं सकते, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी सेक्टर। बैंक हो गए बेटा, जितने भी अगर हम बात करें पैसे की, तो पैसा किसके थ्रू लेते हैं, बैंक के थ्रू लेते हैं, तो ये भी ट्रेजरी में आता है। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, कॉबलर, बार्बर, तो वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम कोई चीज बना नहीं रहे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा इसके, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटी इंक्लूड होती है बेटा, इसमें क्या काम शामिल होता है, दैट हैव इन द डेवलपमेंट, वो सभी चीज जो डेवलप करती हैं प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ हॉस्पिटल का। अब बेटा आपने देखा होगा अगर हॉस्पिटल होंगे, जितना अगर अच्छा इलाज होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ह्यूमंस हैं अच्छा काम करेंगे। बीमार हो गया तो बीमार को ठीक कौन करता है बेटा, हॉस्पिटल में ठीक होता है दवाइयों से, ठीक है। अगर दवाई नहीं खाएंगे तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर चल जाएगा बेटा, नहीं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि सरकार ये जानना चाहती है कि कंपेयर करना चाहती है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा किस सेक्टर में पैसा आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट देश में सबसे ज्यादा पैसा किससे जनरेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जीडीपी कैलकुलेट करती है। क्या निकालती है, जीडीपी, तीनों सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कि गवर्नमेंट ये जानना चाह रही है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा किससे आ रहा है, प्राइमरी से आ रहा है, सेकेंडरी से आ रहा है, या टर्सरी, मतलब कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द थ्री सेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन चीजों को कैसे पता लगाएं कि किस चीज तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा किससे पैसा आ रहा है। तो बेटा उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीडीपी। अब क्वेश्चन आता है बेटा जीडीपी क्या, तो बेटा मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जी का मीनिंग क्या होता है बेटा, ग्रोस, क्या होता है बेटा, ग्रोस। डी का मीनिंग होता है डोमेस्टिक, ठीक है। और पी का मीनिंग क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। अब फुल फॉर्म क्या बनी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बेटा मैं इसका मीनिंग बताता हूं। एक साल के अंदर, कितने साल के अंदर बेटा, केवल एक साल के अंदर एक देश में, अब देश का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पे जितनी भी बाउंड्रीज है देश की, चाहे वो सी बाउंड्रीज हो या बॉर्डर बाउंड्री है, देश की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जैसे 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और बेटा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पानी के जितने भी एरियाज हैं, उसके टोटल बाउंड्रीज, मतलब पूरे देश की जो यूनियन टेरिटरी है, उस पूरे एरिया में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस बनी, उसकी फाइनल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। आगे बढ़े सर में, एक देश में
देश के अंदर जितने पूरी बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं उसकी फाइनल वैल्यू को क्या कहता है बेटा, जीडीपी। ओ सर, अब सनमारा जीडीपी क्या होता है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा जीडीपी के हम कुछ एक पॉइंट लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अब जीडीपी में हम क्या इंक्लूड करें, प्राइमरी सेक्टर का इंक्लूड करें, सेकेंडरी सेक्टर का इंक्लूड करें या टर्सरी सेक्टर जो बन के बन गया बेचा। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जो फाइनल वैल्यू होती है सिर्फ उसको इंक्लूड करती है। जैसे मान लीजिए आटा था, गेहूं था, गेहूं कितने का था बेटा, 20 रुपए का, इस पर टैक्स नहीं लगने का। गेहूं कहाँ गया बेटा, फैक्ट्री के अंदर, क्या बन गया बेटा, वो फ्लावर बन गया, व्हीट फ्लावर। तो 20 वाले कितने का होगा, 30 रुपए का। तो बेटा इस 30 रुपए में 20 रुपए इंक्लूड हैं। अब वो जहाँ फैक्ट्री से बना आटा वो क्या करेगा बेटा, उस फैक्ट्री में वो जाएगा जहां इसके बिस्किट बनते हैं। बिस्किट कितने का बेचा बेटा इसने, 50 रुपए का। तो 50 रुपए बेटा ये 30 रुपए इंक्लूड है। तो 30 प्लस 20, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जीडीपी निकालने के लिए जो इसकी फाइनल वैल्यू है सिर्फ उसी पे ही टैक्स लगाती है, ठीक है। सॉरी, उसी को इंक्लूड करती है जीडीपी में, 50 रुपए को। क्लियर बेटा, ये थोड़ा सा पता बेटा इसको। When we calculate the production of each sector, we only added the value of final goods. अब बेटा ये कह रहा है कि जब हम कोई तीनों सेक्टर का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, गुड्स की वैल्यू, तो हम केवल कौन सी वैल्यू लेंगे, फाइनल वैल्यू। क्यों, क्योंकि बेटा इस फाइनल वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो जीडीपी समझ आ गया आपको, कौन सी वैल्यू लेते हैं, फाइनल वैल्यू। कौन सी लेता है बेटा, फाइनल वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक है बेटा हमारा, क्या टॉपिक है कि अब हमने जीडीपी तो काउंट कर ली, जीडीपी का मीनिंग समझ आ गया बेटा। चलो मैं डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपको, फिर भी बेटा वो लिखी जो मैं आपको समझाई थी कि जो जीडीपी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। बेटा ध्यान रखना, सर्विस और गुड्स की उसकी फाइनल वैल्यू एक देश के अंदर जितनी हमने जनरेट करी है एक साल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। बेटा अच्छी ध्यान रखना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा देश के अंदर उतनी ज्यादा क्या होगी, जीडीपी होगी। जितना कम प्रोडक्शन होगा बेटा देश के अंदर उतनी कम क्या होगी बेटा, जीडीपी होगी। मतलब देश तरक्की तभी कर पाएगा जब जीडीपी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और देश तरक्की तब नहीं कर पाएगा जब जीडीपी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि दुनिया में अगर हम बात करें जीडीपी, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में सब प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो किसकी है, यूएसए की, ठीक। यूएसए कौन से नंबर पर आता है बेटा, फर्स्ट नंबर पर आता है वर्ल्ड में। अब पॉइंट आता है सर जी हमारा इंडिया कौन सा नंबर पर आता है, बेटा कौन सा नंबर पर आता है इंडिया, 5th नंबर पर आता है जीडीपी में। बेटा ये पुराना डेटा है, लेटेस्ट डेटा चेंज हो चुका है। तो जीडीपी क्या है ये समझ गया बेटा आपको। जीडीपी पे हम कौन से नंबर पर आते हैं पहले के हिसाब से, तो 5th नंबर पर थे। अब बेटा इसमें क्या है, अब पॉइंट ये आता है कि ये जीडीपी निकालता कौन है, तो बेटा ये हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो काउंट कैलकुलेट करती है जीडीपी को, ठीक है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन सेक्टर। बेटा अगर हम बात करें पुराने टाइम के अकॉर्डिंग और इस नए जमाने के अकॉर्डिंग, तो हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। क्या बदलाव देखने को मिला बेटा, पहले क्या होता था, अगर हिस्टोरिकल बात करें तो पहले इनिशियल स्टेज पे क्या था, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को पहले बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था। इसको लोग ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर एक बन गया जिसमें प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर होगा एक इम्पोर्टेंट बन गया, जो प्राइमरी सेक्टर को क्या कर दिया, काफी हेल्प करी और उसने क्या करा, प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बेटा, लगभग 100 साल के अंदर काफी चेंजेस देखने को मिले। लोग क्या करने लगे, प्राइमरी सेक्टर को कम प्रेफर करने लगे, सेकेंडरी को भी कम प्रेफर करने लगे। एक सेक्टर आया था, कौन सा सेक्टर आया बेटा, वो टर्सरी सेक्टर। लगभग 100 सालों में अगर हम देखें तो टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन गया जो काफी देश की इकोनॉमी को क्या करा बेटा, ग्रोथ करा, ठीक है। अगर हम आज के टाइम के साथ से बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा मतलब अगर प्रोग्रेसिव सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर है। लोग क्यों प्रेफर करते हैं बेटा टर्सरी सेक्टर को, एक तो इसमें मेहनत कम होती है,
अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरी बात यह है इसमें हमें सेफ कंडीशन होती है, पैसा ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। इस वजह से लोग क्या करने लगे बेटा, सर्विस सेक्टर पे कन्वर्ट हो गए, शिफ्ट हो गए। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary sector to tertiary sector in developed countries. बेटा अगर आप विदेश की डेवलप कंट्रीज की बात करोगे तो डेवलप कंट्रीज में बेटा सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर पे शिफ्ट हो गए, टर्सरी सेक्टर पे। क्यों है मैंने आपको बता दिया बेटा। ये नेक्स्ट है बेटा हमारा, अब टर्सरी सेक्टर का जो क्यों इंपोर्टेंस हो रही है बेटा। अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें इंडिया की, तो राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन कर रहा है टर्सरी सेक्टर। बेटा आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, पहले क्या था बेटा 1973, बेटा ध्यान रखना कौन से साल की बात कर रहा है, 1973 और 2003 और 14 की। बेटा अगर हम पुराने टाइम की और लेटेस्ट टाइम की कंपैरिजन करेंगे तीनों सेक्टर में, जीडीपी की बात करेंगे कि जीडीपी कौन से सेक्टर से ज्यादा आ रही है, तो पहले क्या था हमारे देश में, जो सबसे बड़ा सेक्टर था वो कौन सा सेक्टर था बेटा। बेटा इसमें कौन सा शेड ज्यादा नजर आ आपको, ब्लू। तो ब्लू कौन सा था बेटा, प्राइमरी सेक्टर। 1973 में सबसे ज्यादा जो हमारे देश में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था बेटा, प्राइमरी सेक्टर का। और सेकंड नंबर पर बेटा किसका था, ग्रीन कौन सा कलर बेटा, ट्रेजरी का। सर्विस सेक्टर से हमारे देश में सबसे ज्यादा इनकम जनरेट होती थी प्राइमरी के बाद में, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की। तो 1973 से लेकर 1974 में जो जीडीपी कैलकुलेट हुई वो प्राइमरी और दूसरे नंबर पर टर्सरी, थर्ड नंबर पर सेकेंडरी आता था। लेकिन बेटा अब लगभग 40 साल में हमने क्या देखा, इन 40 साल के बाद मतलब क्या बदलाव देखा हमने। 2013-14 की बात करें तो टर्सरी सेक्टर पहले नंबर पर आ गया जीडीपी में। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन सा है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड नंबर पे कौन सा है बेटा, टर्सरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर। तो 2013-14 में हमें ये बदलाव देखने को मिला कि जब हम प्राइमरी सेक्टर ज्यादा करते थे, लोगों ने उसे छोड़ गए, कौन से सेक्टर पे शिफ्ट हो गए, टर्सरी सेक्टर पे। तो टर्सरी नंबर 1 पर आ गया, फिर सेकेंडरी आ गया, फिर कौन सा सेक्टर आ गया, प्राइमरी। तो जो चीज पहले थी वो सबसे लास्ट में हुई। ऐसा क्यों है बेटा, ये बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो बेटा मनी है, दूसरा रीजन है बेटा हार्ड वर्क। तो लोग 40 साल में अगर हमारे देश की बात करें इंडिया की, तो काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं बेटा, इसमें पॉइंट ये आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब क्यों बढ़ रहा है टर्सरी सेक्टर, और जीडीपी में बेटा हमारा ये टर्सरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। बेटा हमने तो पढ़ा था कि टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में। अब देखते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज। ये तो हमें पता लग गया बेटा, पहले क्या होता था, सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा था 1973 में, और सेकेंडरी कौन सा बता, थर्ड कौन सा बता। बेटा यहाँ देखिए, बात करते हैं बेटा परसेंटेज के हिसाब से। तो 1973 की बात करें, 40% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो कौन से सेक्टर का था बेटा, टर्सरी सेक्टर का। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर। 40% हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता बेटा, सेकेंडरी सेक्टर। तो उस जमाने में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था बेटा, टर्सरी। ठीक है, और लेटेस्ट 2013-14 की बात करें तो बेटा 13-14 में पहले नंबर पे कौन सा हो गया। अब बेटा देखो परसेंटेज के हिसाब से देखना इसमें, तो अब बेटा परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो जो परसेंट डाटा की बात करें परसेंटेज के हिसाब से, तो बेटा जो 40% था, सॉरी यहाँ देखिए बेटा, पहले हम इसकी बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी जो 47% था वो कितना हो गया बढ़ के 67%। कितना कंट्रीब्यूशन बेटा इंक्रीज हो गया ना ये सेक्टर। अब बेटा प्राइमरी सेक्टर का डेटा पहले कितना परसेंट था जीडीपी में, 40%। अब वो 40% से डाउन हो कितना बचा बेटा, 14%। ठीक, और रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा बेटा। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में बेटा लोग कितना परसेंट था कंट्रीब्यूशन जीडीपी का, 13%। लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया बेटा, 19%।
तो ओवरऑल हम ये देखने को मिला है डेटा में कि प्राइमरी से लोग शिफ्ट होकर किस में जा रहे हैं, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर पहले जो इंक्रीज था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बेटा ये 2013-14 के अकॉर्डिंग है, आप अपनी बुक में 2025 के अकॉर्डिंग देखना, उसमें कुछ अलग मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो पढ़ते हैं इसके। जैसे द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लीस्ट, बेटा लीस्ट मतलब कम कर रहा है। जीडीपी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और ट्रेजरी क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जीडीपी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारा राइजिंग ऑफ द ट्रेजरी सेक्टर प्रोडक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? पहला रीजन तो ट्रेजरी सेक्टर का बेसिक सर्विस का होना है। बेटा ये सर्विस होगी तभी तो ट्रेजरी सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहला क्या, हॉस्पिटल। अब बेटा हॉस्पिटल खुलेंगे, लोग की बीमारी ठीक होंगी, तो नॉर्मल सी बात है हॉस्पिटल जितने ज्यादा खुलेंगे उतने ज्यादा लोग बीमार कम होंगे, उतनी बीमारियां ठीक होंगी। तो बेटा हॉस्पिटल सब कौन सेक्टर में आता है, टर्सरी में। तो ज्यादा हॉस्पिटल खुलना, ज्यादा इनकम आना। ठीक, स्कूल्स हैं, स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो नॉर्मल से जितना ज्यादा स्कूल खुलेंगे उतना ज्यादा एजुकेशन लोग हासिल करेंगे। पुलिस है, बेटा सेफ्टी होना जरूरी है, पुलिस नहीं होगी क्राइम्स बढ़ेंगे। कोर्ट्स हैं, अब बेटा जो किसके साथ गलत हुआ है, ये जिससे सजा मिलनी चाहिए ये नहीं होंगी, तो नॉर्मल सी बात है क्राइम्स का कोई लंघुश वो नहीं होगा। ठीक है, कोई सजा नहीं मिल पाने की तो नुकसान होगा देश को। तो ये सारे बैंक्स हैं, बैंक क्या करते हैं बेटा, ट्रांजेक्शन करते हैं, लोन देते हैं, तो बिजनेस को मतलब ग्रोथ करने के लिए फायदा पहुंचा देते हैं, ये क्रेडिट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सेक्टर हैं ये देश की इकोनॉमी क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं बेटा इसमें। अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है। अब सस्ते सर देखा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करते हैं, सस्ती दवाइयाँ देते हैं, सस्ती ट्रीटमेंट देते हैं, सस्ती स्कूल की फीस लेते हैं। पुलिस स्टेशन वाले कोई फीस नहीं लेते, आपने देखा होगा। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, ठीक, कोर्ट कचहरी में बहुत, सरकार की बात करें सरकारी वकील बहुत कम फीस लेते हैं। बैंक्स की बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं हमारे। ठीक, तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमें गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी क्या होती है, बढ़ती है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। अगर बेटा हम एग्रीकल्चर की बात करें या इंडस्ट्रियल की बात करें तो ये तभी बढ़ पा रहे हैं जब सर्विस सेक्टर डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें इस सेक्टर के अलावा और भी हैं बेटा, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए। आजकल लोग क्या करते हैं बेटा, घर से बाहर खाना जाने जाते हैं, लोग क्या करते हैं अपने घर पे कम खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं खाना खाने होटलों में, तो होटल बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखोगे आजकल बेटा जो फूड है, फूड स्टॉल है, कितने ज्यादा बढ़ गए। पहले लोग अपने घर में खाना खाते थे, अब बाहर खाना खाते हैं। ठीक, नए नए टाइप का खाना खाते हैं, तो लोगों की डिमांड बढ़ी है खाने की, तो लोगों ने मतलब दुकानें खोलने स्टार्ट कर दी। तो बेटा दुकानें खोलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, वो उसका दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, शॉपिंग्स हो रही है, बड़े बड़े मॉल खुले हैं। ठीक, प्राइवेट स्कूल है, बाहर से हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, जिसे हम ट्रैवलिंग बोलते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये सर्विसेज हैं। इस वजह से बेटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों का स्टाइल बदल रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो लोग खर्च कर रहे हैं किस पर, सर्विसेज पर। तो सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है बेटा, बूम हो रहा है। अगर हम बात करें लगभग 10 साल की, तो सर्विस में काफी बदलाव हुआ है। जैसे हाल फिलहाल की अगर आज के लेटेस्ट की बात करूं, आज एआई ज्यादा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अपने आप मतलब मशीन अपने आप काम कर रही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपने आप काम करते हैं, तो ये क्या बेटा, सर्विस सेक्टर है। आगे देखते हैं बेटा इसके बारे में। बेटा सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट। बेटा देश तरक्की तब कर पाएगा जब वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। अगर हम नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो 1973-77 का डेटा लें और 1978 और 2017-18 की बात करेंगे, तो आप इसमें देखोगे जो सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं। कौन सेक्टर में बेटा, प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट कर रहे हैं, 71%। जो ही लोग, अगर हम 2017 की बात करें तो बेटा कितने परसेंट हो जाते हैं, 44%। पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम करते थे
अब किसमें कम, इसमें कम करने लगे। ठीक, अब भी करते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में काफी कम हो गया। दूसरा क्या है बेटा, अगर हम देखोगे बेटा इसमें जो ऑरेंज है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो लोग पहले 11% सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे। अब बेटा वो डेटा बढ़ गया क्योंकि मशीन ज्यादा है, कारखाने ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा खुल चुकी है, तो लोगों की नीड पड़ेगी। तो लोगों ने क्या कर दिया, प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर पर आ गए। ठीक, नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है, टर्जरी। बेटा टर्जरी की बात करें, पहले 18% पॉपुलेशन पूरे इंडिया की वो टर्जरी सेक्टर में थी, जो कि बढ़कर 31% हो गई। ठीक, 31% क्यों हुई बेटा, ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा आपको। तो ग्रीन कलर में पहले कम थी, अब बढ़ गई। तो ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि पहले जिस सेक्टर में पॉपुलेशन ज्यादा थी वो कम होके दूसरे सेक्टर में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है पॉपुलेशन। क्यों होती है, इसके बहुत सारे बेटा रीजन भी हैं। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट। बेटा हम बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। वाई आर मोर पीपल एम्प्लॉयड। हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में हैं। ऐसा क्यों है ये देखते हैं। बेटा आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि किसान काम करते हैं। अब आप देखोगे, क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी प्राइमरी सेक्टर में, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। बेटा ये क्या होता है बताता हूँ। बेटा जिस फील्ड में हमें 3 लोगों की आवश्यकता है, 3 लोगों की क्या है, नीड है, मतलब 3 पर्सन की नीड है, रिक्वायरमेंट है। अब उस फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं। 3 + 4 कितने हो गए बेटा, 7 लोग। अब बेटा इस 4 लोगों का कोई भी काम नहीं है, मतलब कोई भी प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं हो रहा इनके 4 लोगों को मतलब जुड़ने से। 7 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोगों में कितने की नीड है बेटा, 3। अब काम कितने कर रहे हैं, 7। तो इन 4 लोगों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तभी एक लोग काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, गाँवों में क्या होता है बेटा, एक परिवार में 7 लोग हैं समझिए। अब उनका जो खेत है उसमें केवल 3 लोगों की नीड है। अब वहां क्या करते हैं, पूरा पूरा परिवार क्या करता है, खेती बाड़ी में लग जाता है, जबकि वही फसल 3 लोग कर सकते हैं। अब 4 लोग कुछ और काम कर सकते हैं। तो हमें देखने को क्या मिला, छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्या है बेटा, बेरोजगार है, इनका कोई प्रोडक्शन में कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बड़ा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। तो ये इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में लोग ज्यादा काम देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये 4 लोग हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को सस्ता लोन दे सकती है। जो छोटे छोटे किसान हैं उससे गांवों में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ठीक है, अब जो किसान होंगे वो क्या करेंगे, उस लोन से ट्यूबवेल लगवाएंगे, फर्टिलाइजर खरीदेंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे। तो उससे क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो सकती है, बेरोजगारी कम हो सकती है। बाय दोज थिंग्स दे कैन बी मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयड ओवर ईयर। बेटा ऐसा भी कर सकते हैं किसान कि एक साल में एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, तो किसान क्या हो सकते हैं, बेरोजगार से हट के रोजगार हो सकता है पूरे साल। अगर एक साथ अगर फसल उगाएंगे किसान तो उन्हें पूरे साल रोजगार मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है रोजगार दिलाने का तरीका। दूसरा क्या है बेटा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर सकती है, जैसे कि डैम बनवा सकती है। ठीक, डैम में क्या नीड पड़ेगी, लोगों की नीड पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कैनल्स बनवा सकती है, नहर बनवा सकती है लंबी लंबी, तो गवर्नमेंट बनवाएगी, खर्च लोगों को नीड पड़ेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें पैसे देगी। ठीक, मजदूरी, वर्क फॉर लेबर, वाटर फॉर इरिगेशन। अब बेटा कैनल बनेगी, इससे 2 फायदे होंगे, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा यही कैनल्स किस लिए फायदा होंगी, खेती बाड़ी के लिए। तो गवर्नमेंट कुछ इस टाइप से भी लोगों को रोजगार दे सकती है। अब गवर्नमेंट करते भी है ऐसे बेटा। दूसरा और भी तरीके हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, सड़क बनवा सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अगर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन मतलब सड़क बनवाई, तो सड़क बनवाने में भी लोगों की नीड पड़ेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ बेटा जब सड़क अच्छी होगी
तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में लोग कोई नीड पड़ेगी, या कुछ लोग ऑटो बना चला सकते हैं, ठीक, ट्रक। तो जब गवर्नमेंट सड़क बनवाएगी, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उस पर सड़क ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, गवर्नमेंट छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करवा सकती है गाँवों में, जिससे लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। और क्या कर सकती है बेटा, गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है टूरिज्म को। ठीक, जिससे क्या होगा बेटा, बाहर के लोग इंडिया में आएंगे, उन्हें गाइड चाहिए, तो गाइड जो होगा उससे रोजगार मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, हेल्थ, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकती है, एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट करेगी, तो भी लोगों को क्या करेगा, रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें नॉलेज हो जाएगी, ठीक, तो वो रोजगार मिल जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब बेटा गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी चलाई है गाँवों में। अगर हम देखेंगे तो बहुत पहले क्या था, 2005 की बात करें, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी उन लोगों के लिए जो बेरोजगार थे गांव के अंदर। वो स्कीम क्या थी बेटा, मनरेगा। बेटा ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एम फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बेटा सरकार ने 2005 में ये स्टार्ट करा था। स्टार्ट क्यों करा था, गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था कि लोगों को काम दिलाया जाए। ठीक है, अब बेटा ये लॉन्च जो हुआ था प्रोग्राम, वो लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक, जिले में हुआ था। अब इसमें क्या था बेटा, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, जितने भी गांवों में लोग रहते हैं जो बेरोजगार हैं, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और कितना एम्प्लॉयमेंट देंगे, कम से कम 100 दिन तक का। बेटा ध्यान रखना, की वर्ड है बेटा 100 दिन, 100 डेज तक का हम एम्प्लॉयमेंट देंगे जो बेरोजगार है गांव के अंदर। ठीक है, अब क्या कहते हैं बेटा, इसके अलावा इफ द गवर्नमेंट फेस टू प्रोवाइड, अगर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, मतलब रोजगार नहीं दिया, मान लीजिए सब काम कंप्लीट है गाँव के अंदर भी, तो गवर्नमेंट क्या देगी बेटा, जो लोग बेरोजगार हैं उनको भत्ता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये स्कीम थी बेटा 2005 में हुई थी, 625 जिलों में हुई थी, और डिस्ट्रिक्ट, सॉरी शहर में बेटा हाँ लॉन्च की थी। और 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट था। और जिनको लोगों को रोजगार नहीं मिल, मतलब काम नहीं मिला, तो भी गवर्नमेंट को क्या देती थी, पैसे देती थी, भत्ता दिया करती थी गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा, तो ये थी मनरेगा स्कीम। आगे देखते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा, जैसा हमने आपको पहले बताया था बेटा, सेक्टर दो तरीके से डिवाइड है एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बेटा आपको इसमें पिक्चर नजर आ रही होगी, देखो इसमें कितने वेल एंड ड्रेस कपड़े पहन रखे हैं स्टाइलिश में। यहाँ कैसे मतलब कोई कपड़े का वो नहीं है, गंदे हैं, धूल मिट्टी दिखा रही है। तो सेम इसी सेक्टर का हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जैसे बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, उसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं बेटा। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो बेटा जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो सब रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट द्वारा। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर देश के अंदर चलेंगे वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कितने घंटे काम करवा लो, ठीक है। इसमें एथिक्स यूज होते हैं गवर्नमेंट के। इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब ये नहीं कि आपने 1 महीने काम करा, अगले महीने हटा दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहता है बेटा। इसमें दूसरी चीज ये है, अगर सरकारी कोई भी छुट्टी होती है या कोई नॉर्मल छुट्टी होती है उसके कोई पैसा नहीं कटता। इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं बेटा। फिक्स वर्किंग आवर मतलब एग्जाम्पल है जैसे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम के, फिक्स हो गया बेटा ये। तो फिक्स वर्किंग आवर होते हैं इसमें, ठीक। ऐसा नहीं कि कितने भी घंटे काम करा लो, जैसे 6 घंटे ड्यूटी देनी या 8 घंटे ड्यूटी देनी तो फिक्स हो गई। दूसरा क्या है बेटा, इसमें वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, अच्छी जगह होती है, अच्छा इन्वायरमेंट होता है। जब बेटा हम कोई मतलब एक टाइम के बाद जब उम्र हो जाती है तो इस सेक्टर में क्या होता है कि पेंशन मिलती है। रिटायर होने में के बाद जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में जितने लोग बुढ़ापा आ जाता है तो उन्हें एक फिक्स अमाउंट मिलती है जिसे हम पेंशन बोलते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं किसके बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के। इन्हीं पॉइंट्स को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं जिस सेक्टर में ये चीजें होंगी, ठीक है। अब बेटा दूसरा सेक्टर कौन सा है, अनऑर्गेनाइज्ड।
पहला सेक्टर अगर हम इसकी बात करेंगे, ये सेक्टर बेटा रजिस्टर्ड नहीं होता गवर्नमेंट से। बेटा जब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होगा तो गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन पर नहीं लगेंगे। जैसे मजदूर है, अब बेटा आपने देखोगा मजदूर मजदूरी घर बनाता है, एक दिन आया अगले दिन आप हटा सकते हो उसे, ठीक है, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे। दूसरा क्या है, इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, इसमें कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी मतलब रेगुलर बेसिस पे अमाउंट नहीं मिलती इसमें। ये नहीं कि पूरे महीने में अगर 3 दिन की छुट्टी पड़ी तो 3 दिन के पैसे मिलेंगे या रेगुलर बेसिस पे पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई छुट्टी होती है इसका कोई पेमेंट नहीं मिलता। इसमें कोई फिक्स वर्किंग नहीं होते, कभी 8 घंटे काम करवा रहे हैं, कभी 10 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी करवाते हैं इसमें काम। तो इसमें कोई वर्किंग का कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसमें दूसरी क्या है बेटा, जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत मतलब खराब होती है, गंदगी मिलती है, ठीक है, कोई साफ सफाई नहीं होती है, कोई पेंशन नहीं मिलती। तो बेटा ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट्स हैं हमारा। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ही क्यों नहीं है सब जगह, मतलब गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कर दे। इसके बहुत सारे रीजन है बेटा। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डोंट ऑल पीपल स्टार्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सभी लोग बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीजन बेटा ये है कि जॉब्स क्या होती है बेटा, इसमें बहुत कम होती है। बेटा अगर हम गवर्नमेंट की जॉब्स की बात करें, आज 1 करोड़ एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 करोड़ बच्चों ने जॉब के लिए अप्लाई करा, तो गवर्नमेंट के अंदर 1 करोड़ जॉब्स नहीं होंगी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 जॉब है, अब कितने बच्चे बचे, 90 करोड़ 99 लाख, 90,000 लोग क्या हो जाएंगे बेटा, दूसरे सेक्टर में जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या है बेटा, इस सेक्टर में जॉब कम है। दूसरा क्या बेटा, इस सेक्टर के लिए अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, हमें एक बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होती है और एक स्किल चाहिए होती है, तभी इस सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा मुझे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मुझे बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना आता है, ठीक है, मेरे अंदर स्किल्स है सॉफ्टवेयर बनाने की, तो मैं कौन से सेक्टर में जाऊंगा। नॉर्मल से बात है, मैं एजुकेटेड भी हूँ और मेरे पास नॉलेज भी है, मैं सॉफ्टवेयर बना भी सकता हूँ, मैं कौन सा सेक्टर में जाऊंगा, ऑर्गेनाइज्ड। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, मुझे कुछ नहीं पता कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, तो मैं कौन से सेक्टर में जाऊंगा बेटा, अनऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं बेटा, हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऐसी चीजें नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम गाँव की बात करें, जिनके पास बेटा बहुत कम जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, मजदूर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उन्हें क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। गांव में जो जिनके पास जमीन कम है या स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, तो गवर्नमेंट उनकी कुछ मदद कर सकती है। जैसे किसान है तो किसान को बीज दिला सकती है, मशीन की जो इम्पोर्ट्स है उसमें मदद कर सकती है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है गाँवों में, ठीक है, लोन दिला सकती है गवर्नमेंट, ठीक, मदद कर सकती है मतलब गाँव में। और जिनके पास मतलब किसानों ने फसल बोली, उगा ली, बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, अब उनके पास तो इतना बड़े बड़े स्टोरेज है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, उन्हें स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्या बेटा, अगर हम बात करें शहर की बात, शहर के हिसाब से, तो शहर में हमें देखने को क्या मिलता है, शहरी एरिया में बेटा शहर को बोलते हैं अर्बन, सिटी बोलते हैं अर्बन। जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होती हैं उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं या छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, या गारमेंट मार्केट्स होती है जैसे कपड़े बेचने वाले, ठीक, इनको भी गवर्नमेंट काफ़ी प्रोटेक्शन दिला सकती है। कैसे, इन्हें कच्चा माल दिला सकती है सस्ते दामों पर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मार्केटिंग में सहायता कर सकती है, कानून बना सकती है गवर्नमेंट, पॉलिसी बना सकती है इनको बिजनेस को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट कर सकती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें ज़्यादातर
SC लोग, ST और SC लोग ज्यादा काम देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू देखने को मिला। इट बिकम नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब गवर्नमेंट ने ये बना दिया कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। दूसरा पॉइंट क्या बेटा हमारा, ऑनरशिप। अगर हम सर्विस सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को हम बात करें ऑनरशिप बेसिस पर, तो दो तरह के सेक्टर देखने को मिलते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। बेटा प्राइवेट वो सेक्टर होता है जिसका मेन पर्पस होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना होता है इसका। इसका पर्पस ये नहीं होता कि सस्ते दामों पर चीज बेचना, लोगों की सहायता करना। इसका काम क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। जैसे कंपनी का नाम देते हैं, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गए, विप्रो हो गए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनका मकसद क्या बेटा, पर्पस क्या है, केवल प्रॉफिट कमाना। अब बेटा हम देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सेक्टर या तो कोई एक चलाता है या ग्रुप वाइज चलते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्टर देखेंगे बेटा हम गवर्नमेंट, जिसे पब्लिक सेक्टर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर जाता है गवर्नमेंट चलाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर का जो बेसिक पर्पस होता है वो लोगों की सेवा करना होता है, प्लस सस्ते दामों पे अच्छी चीज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। जैसे पब्लिक स्कूल हो गए, जैसे सरकारी स्कूल हो गए। अगर हम प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल को देखेंगे तो बेटा पब्लिक स्कूल जो होता है, मतलब सरकारी स्कूल बहुत ही कम फीस लेते हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत कम फीस लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेलवे की बात करें जो रिपब्लिक मतलब गवर्नमेंट रेलवे होती है बहुत कम किराया लेती है। अगर हम प्राइवेट कंपैरिजन करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे लाइट प्रोवाइड करता है हमें, बिजली सस्ते दामों पर देते हैं, पानी आता है हमारे घरों में फ्री में या ना, बहुत कम पैसे लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, सड़कें बनवाती है। ठीक है, रेलवे बनवाती है, रेलवे चलवाती है, स्कूल बनवाती है, सरकारी स्कूल हो गए, हॉस्पिटल खुलवाती है। तो ये सारे सेक्टर क्या करते हैं बेटा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, ये सेक्टर कौन सा बेटा, पब्लिक सेक्टर। जितने भी पब्लिक सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सर्विस देते हैं, या तो फ्री में देते हैं या बहुत कम फीस लेते हैं। दूसरा क्या होता है, अब बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है पब्लिक सेक्टर पे, वो पैसा कहाँ से लाती है। तो बेटा गवर्नमेंट जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों पर टैक्स लगाती है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और उस टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करती है इन पब्लिक सेक्टर पर। ठीक है, अब वो इनडायरेक्ट से हम ही यूज करते हैं। बेटा गवर्नमेंट को हमने टैक्स दिया, अब टैक्स से गवर्नमेंट ने क्या बनवा दी, रोड। अब उस रोड पे चलाएगा कौन, हमें तो चलाएंगे अपने व्हीकल्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट टेक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टू प्रोवाइड अस ऑल दीज सर्विसेज। ठीक है बेटा, बेटा इसमें मीटिंग हो रही है, इसमें क्या दिखा रहा है, प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड दीज पब्लिक सर्विसेज एट द रीजनेबल कॉस्ट। बेटा ये कोई नहीं कह रहा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर कभी भी मतलब हमें रीजनेबल कॉस्ट पे चीज नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये कौन प्रोवाइड कर सकता है बेटा, बेटा रीजनेबल का मीनिंग होता है वेरी लो अमाउंट। क्या होता है, वेरी लो कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम कीमत पर कभी भी प्राइवेट सेक्टर हमें चीज नहीं प्रोवाइड कर सकता, मतलब सभी प्रोवाइड नहीं कर। ये कौन कर सकता है बेटा, पब्लिक ही करवा सकती है, मतलब पब्लिक सेक्टर। बेटा जैसा आप देखते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। बेटा आप देखोगे इसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में पानी देती है हमें, या बहुत कम चार्जेस लेती है। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट बेटा पाइपलाइन डलवाती है तो उससे कुछ ना के बराबर चार्ज लेती है। अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट कंपनी सेम प्रोडक्ट देखोगे तो बेटा प्राइवेट कंपनी ने एक ही बोतल कितने की दे रही है बेटा, 30 रुपए की। आप समझ सकते हो। हम तो बेटा आप देखोगे तो प्राइवेट कंपनी है बहुत ज्यादा पैसा ले रही है और गवर्नमेंट सेम उसी चीज को फ्री में प्रोवाइड कर रही है। आगे बेटा सर में, तो प्राइवेट और पब्लिक में मतलब गवर्नमेंट में कितना फर्क है। बेटा एक पॉइंट है
So in such a situation, it is the responsibility of the government to provide the basic services. तो बेटा हमें जो बेसिक सर्विसेज हैं ये कौन प्रोवाइड करता है? हमें सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे और चैप्टर भी पढ़ेंगे बेटा। अगर आपको समझ में आया चैप्टर, अच्छा सा लगा, तो बेटा हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।